स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो ऑब्जेक्टिव का ही है और इस आज के सेशन में लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का 42 सवाल। जैसे कि थंबनेल दिख रहा होगा आपको, ये 42 चुनिंदा संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बिहार का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आने वाला बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो या एईडी सवाल हो, उसके लिए आपका रहेगा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का क्लास शुरू होता है सवाल नंबर 1 के साथ। और सवाल नंबर 1 हमारे यह है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है आपका आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, एमएन राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किए थे आरसी दत्त ने। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी जो है, मत्स्य पालन है, देखिए ये आपका आते हैं क्षेत्र देखा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उद्योग क्षेत्र। ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। जो डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, आइए मुद्रास्फीति में क्या होता है? सवाल है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो मुद्रा के मूल्य घटता है, वस्तु का कीमत बढ़ती है। मुद्रा के मूल्य बढ़ता है और वस्तु की कीमत घटती है। मुद्रा और वस्तु दोनों का मूल्य बढ़ता है या मुद्रा और वस्तु दोनों का मूल्य घटता है? या सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु का कीमत बढ़ता है। ये होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, अच्छा आप कुछ के मन सर आप डायरेक्ट आंसर लिख बता दे रहे हैं। देखिए अभी हमारा जो सेशन चले वो ऑब्जेक्टिव का है और इसमें क्या है कि क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार आंसर चुनना है। अगर जिनको लगा कि नहीं सर इसका हम डिटेल कैसे क्लास करें, तो आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास का जो नया बैच है वो शाम को 3 बजे से चल रहा है, 3 से 5। ठीक है, तो जिन बच्चों को अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है तो वो शाम को आए, शाम को 3 से 5 का क्लास ज्वाइन करें। और एक न्यू बैच सुबह में ही है, सुबह 8 से 10 बजे तक। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको सुबह में समय नहीं मिलता वो शाम को आए, जिनको शाम को समय नहीं मिलता वो सुबह में आके ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत से और अच्छे तरीके से, अच्छे मार्गदर्शन के देख रेख में अपनी तैयारी को और आगे करें। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल नंबर 4। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? और ये सवाल भी पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन रखा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। सवाल नंबर 5, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन रखा है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता और उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा मांग के लिए आवश्यक तत्व वस्तु की इच्छा। सवाल नंबर 6 क्या है कि सुमन योजना का संबंध किससे है? ये सवाल भी 2024 का है। सुमन योजना का संबंध किससे? ऑप्शन है शिक्षा से, सुरक्षित मातृत्व से, रोजगार से या ग्रामीण विकास से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित मातृत्व। सुरक्षित मातृत्व। आगे आते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है कैसे किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन लिखा है NNP बराबर GAP माइनस मूल्यह्रास, NNP बराबर GDP कर, NNP बराबर GNP माइनस देना लगता है, भूल गए हैं शायद, है ना? सब में माइनस प्लस किसी में है, इसमें आपका माइनस में है, ये प्लस होगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ध्यान देना है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? तो NNP नेट हो जाएगा आपका GNP माइनस में मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए, GNP माइनस में मूल्यह्रास। ठीक है, आइए मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ठीक है, मिशन जो है इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन है बालिका शिक्षा से, स्वच्छ भारत से, बच्चों का टीकाकरण या ग्रामीण विकास। तो बच्चों का टीकाकरण से। ठीक है, चलिए
आगे आते सवाल नंबर 9, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मिलेगा आपको दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? कौन जो है गैर बाजार क्रिया का उदाहरण है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है। और काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है। नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। देखिए अब यहाँ पर सब में सबका सामान बेचने का मतलब कि अर्निंग का दे रखा है कि पैसा जिसमें आ रहा है। तो यहाँ पर ये कपड़े सिलती है ऑर्डर पे तो पैसा कमाएगी, यहाँ भी सामान बेचने हैं तो पैसा कमाएंगे, यहाँ पर भी पैसा कमाएंगे। लेकिन बाजार क्रिया यहाँ पर देखिए गाय है उनका दूध स्वयं उपभोग करते हैं। ठीक है, तो ये है जो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर 1, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वो स्वयं उपभोग करता है। ठीक है। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? सिंपल सी बात है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित है। आइए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? कब से जो है पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? ऑप्शन है आपका 1991, 1994, 1997 और 1998। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994। 1994। और जितना भी सवाल आपके सामने दिख रहा है सारा सवाल क्या है बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो 2024 का हो 2021 का हो, सब पूछा गया है। आइए सवाल नंबर 13, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आरबीआई की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? ऑप्शन दे रखा है आपका 41, 1940, 1937, 1935। आरबीआई की स्थापना 1935। आइए सवाल नंबर 14, रंग राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत, ये गरीबी रेखा के अंतर्गत क्वेश्चन तो बड़ी है ना, 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय कितना था, है ना? ये सवाल ये पूछा है कि 2011-12 के लिए में गरीबी रेखा के अंतर्गत जो था प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। यहाँ ऑप्शन है कि शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972, शहरी के लिए 972, ग्रामीण के लिए 1407, शहरी के लिए 1000 और ग्रामीण के लिए 872, या दोनों के लिए 1। देखिए अगर हम इसमें कॉमन सेंस की बात करें तो दोनों के लिए 1000 और शहरी के लिए कम, ग्रामीण के लिए ज़्यादा, ये कभी नहीं हो सकता है। बच गया आपका 2 ऑप्शन, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 और आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972, और यहाँ पर शहरी के लिए 1000, ग्रामीण के लिए 872। अब ये दोनों में से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शहरी के लिए आपका 1407 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972। ठीक है, आगे आते हैं। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं? ऑप्शन देखा है सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। इसका सही आंसर है सिक्किम। ठीक है, अगला सवाल, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब सवाल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सवाल पूछा है। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? ऑप्शन देखा 4, 5, 6, 8। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, कितने बैंकों का हुआ राष्ट्रीयकरण? 6 बैंकों का। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति को माप है? कोर मुद्रास्फीति जो है किस मुद्रास्फीति का माप है? ठीक है, कोर मुद्रास्फीति जो है किस मुद्रास्फीति का माप है? ऑप्शन है जो केवल खाद्य पदार्थों और ऊर्जा कीमतों पर आधारित हैं, जो उन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है, और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की कीमतें, जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उन मदों को वर्जित करती है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, और विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और ऊर्जा की। सवाल नंबर 18,
संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। ठीक है, ये आपका है, ऑप्शन रखा है 4, 6, 2 और 8। तो कौन सा विधेयक होगा स्टेट बैंक का? चौथा होगा कि छठा होगा कि दूसरा होगा कि आठवां होगा? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, छठा विधेयक। ठीक है। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन रखा है वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11 कि आरबीआई अधिनियम की धारा 7। तो ये आरबीआई अधिनियम की धारा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 तक देखे हैं। देखिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त जो हैं, जो अभी ये अच्छी अच्छी वीडियो से या अच्छी अच्छी बातों से अभी उनके तक नहीं पहुंच पाया है, तो कृपया उनके साथ शेयर करें, उनके तक पहुंचाएं और उनको भी तैयारी करने में सहायता दें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 20। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, आरबीआई की स्थापना से उसका कार्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर है कोलकाता। सवाल है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद, अगर पूंजीवाद है तो व्यक्तिगत होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? भारत में कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और फेडरल बैंक। सही आंसर है आपका फेडरल बैंक। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये सब लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता थे वो थे एमएस स्वामीनाथन। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। नियोजित निवेश और नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? मांग व पूर्ति का साम्य, मांग और पूर्ति का साम्य होना। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था गेहूं के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किसे? ऑपरेशन फ्लड रहेगा दूध से, वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? ऐसा कौन सा बैंक है भारत का जिसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का शुरुआत किया? वो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आइए सवाल नंबर 28। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई और किस वर्ष लागू किया गया था? तो सबको पता है कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 से। आइए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद उसका क्या नाम दिया गया? देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय स्टेट बैंक का ही पुराना नाम है, उसका राष्ट्रीयकरण करने का उसका नाम पड़ गया था भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारत में किसको संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन है सरकारी सहकारी होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय प्रयोग बैंक और सूक्ष्म वित्तीय बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। किसके द्वारा? वाणिज्यिक बैंक। जीडीपी से तात्पर्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है। जीडीपी से क्या तात्पर्य? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। आइए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित राज्य कौन था या करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब विशेष जो है कृषि क्षेत्र कौन सा है या स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड और गुजरात। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं? ऑप्शन है
भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकूल मंडी। क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल मंडी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक मिनट। आइए सवाल नंबर 34। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का उदग्र योग, व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग, व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का उदग्र योग, या व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का क्षैतिज योग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ये खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष किन सिफारिश देखिए यहाँ प्रति वर्ष सिफारिश करता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन सिफारिश करता है? ठीक है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन सिफारिश करता है? ये सही आंसर है, कौन सही क्वेश्चन है। ऑप्शन हो गया राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सही आंसर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आइए सवाल नंबर 36। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन रखा है 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, या 1 जनवरी 1960। सही आंसर होगा 14 जनवरी 1965 को। आइए, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, मतलब कि जीएसटी नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? क्योंकि हाईएस्ट प्रतिशत स्लैब कितना दिया है? ऑप्शन है आपका 18, 25, 28 और 32। सही आंसर हो जाएगा 28%। ठीक है, आइए अगला सवाल है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना मतलब एएमआई कब से प्रभावित है? ऑप्शन है आपका दिसंबर 2013 से, मार्च 2014 से, अप्रैल 2014 से और जुलाई 2014 से। तो अप्रैल 2014 से। ठीक है, अगला सवाल किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? ऑप्शन है संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्र में, या अनौपचारिक क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा सही आंसर संगठित क्षेत्र में। ठीक है, और ये सवाल भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 का पूछा गया है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला सवाल है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब हो सकता है? तो ऑप्शन दिया है कि काम करना नहीं चाहते हो तब, सुस्त ढंग से काम करते हो तब, या अपनी क्षमता से कम काम करते हो तब, या उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता है तब। नहीं, ये हो जाएगा अल्प बेरोजगारी जब होगा जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब। ठीक है, जब अपनी क्षमता से कम काम करेंगे तब वहाँ पर क्या मिलेगा? आपको अल्प बेरोजगारी देखने को मिलेगा। अगला सवाल है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है? एक वैसी कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करता है उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, और आज का आपका आखिरी सवाल क्या है कि तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सा नहीं है? कौन सा क्षेत्र मतलब कौन सा गतिविधि जो है वो तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है व्यापार, यातायात, संदेश वाहन, या पशुपालन। यहाँ पर पूरा ऑप्शन यहाँ पर यातायात ही होना चाहिए। यातायात बना कब से ये कहीं और से हो चुका है कॉपी, ये गलत। यहाँ ऑप्शन ये व्यापार, यातायात, संदेश वाहन या पशुपालन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपालन।
क्या है आपका? पशुपालन। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का 42 चुनिंदा सवाल था। ठीक है, अगर जिन बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो वह लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।